Hello everyone, welcome to my YouTube channel Disha Classes. This YouTube channel Disha Classes is basically dedicated to commerce net classes and HTET PGT commerce classes. If you are interested और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम बात करेंगे नेट एग्ज़ाम होता क्या है या नेट एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या कंडीशंस हैं इसको फिल करने के लिए, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं और नेट और जेआरएफ के बाद आप क्या कर सकते हैं या इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सारी जितनी भी हमारी क्वेरीज होती हैं नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड उनके बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेट एग्ज़ाम होता क्या है। नेट की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके फुल फॉर्म से ही हमें पता चल रहा है, एक तो ये जो एग्ज़ाम है ये नेशनल लेवल का है, मींस ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। एक सेकंड अगर हम वर्ड की बात करें एलिजिबल, ये जो हमारा एग्ज़ाम है ये सिर्फ एक एलिजिबल एग्ज़ाम है एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए। इस एग्ज़ाम के बाद आप एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर कोई भी बच्चा बनना चाहता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेट एग्ज़ाम क्यों दिया जाता है? अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में तो सबसे पहले आपको नेट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एक एलिजिबल टेस्ट है, अगर ये एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाता है, इसके बाद ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नेट एग्ज़ाम के बाद क्या हम कर सकते हैं या क्या प्रोसीजर होता है एक असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए। अगर हम उसकी बात करें तो जब आप नेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप किसी भी स्टेट में हैं, हर एक स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज होती हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, उनके कॉलेजेस में। तो हर एक स्टेट अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर को हायर करने के लिए वैकेंसी निकालती है, उस वैकेंसी में वो एक एग्ज़ाम रखती है जिसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ तो मैं हरियाणा की बात करती हूँ। हरियाणा में HPSC इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। क्लियर? हरियाणा में जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती हैं किसी भी मतलब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो HPSC एक एग्ज़ाम लेता है जिसे हम बोलते हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को वही बच्चे फिल कर सकते हैं जिसका नेट क्वालिफाई है। तो नेट हमारा क्या है, एक एलिजिबल टेस्ट है जिसे क्लियर करने के बाद ही हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ये एग्ज़ाम स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कर दी जाती है। इतना क्लियर है कि भी नेट एग्ज़ाम एक ऐसा एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं जेआरएफ की। जैसे इसकी भी हम फुल फॉर्म से अगर मीनिंग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। फेलोशिप का मतलब होता है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप, इसमें गवर्नमेंट जिन बच्चों का जेआरएफ क्लियर हो जाता है, नेट प्लस जेआरएफ हो जाता है, उन बच्चों को गवर्नमेंट एक स्कॉलरशिप देती है अगर वो अपनी रिसर्च की डिग्री को परस्यू करते हैं। रिसर्च की डिग्री को परस्यू करने का मतलब है, रिसर्च में बेसिकली 2 डिग्रीज आती हैं, एमफिल एंड पीएचडी। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एमफिल को अब कंटिन्यू कर दिया है, तो हम बेसिकली अगर बात करें तो पीएचडी की बात करें। अगर कोई बच्चा नेट जेआरएफ क्लियर करने के बाद पीएचडी में एडमिशन लेता है तो गवर्नमेंट उसे एक फिक्स्ड अमाउंट की स्कॉलरशिप हर महीने प्रोवाइड करवाती है। स्टार्टिंग में 2 साल के लिए ये जो स्कॉलरशिप होती है, अगर हम बात करें 2 ईयर्स के लिए 25,000 पर मंथ होती है। उसके बाद आपकी ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप को SRS में कन्वर्ट कर दिया जाता है। SRS की फुल फॉर्म है सीनियर रिसर्च स्कॉलरशिप। इसमें जब आप सीनियर हो जाते हैं 2 साल के बाद, उस पीएचडी की डिग्री को करते हुए जब आपको 2 साल हो जाते हैं, 3rd ईयर में जब आप एंटर करते हैं तो आपकी जो रिसर्च की फेलोशिप है उसको सीनियर रिसर्च स्कॉलरशिप के नाम से दिया जाता है। अब आपका अमाउंट 25,000 से इंक्रीज करके 35,000 कर दिया जाता है। इतना क्लियर है? मेरे ख्याल से नेट के बारे में आपको पता चल गया कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में ऑल ओवर द इंडिया, तो सबसे पहले आपको नेट क्लियर करना पड़ेगा। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आपने इसको क्लियर कर दिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी जो एग्ज़ाम होगा किसी भी स्टेट में, जो भी स्टेट है वो अपने अपने स्क्रीनिंग एग्जाम्स लेती है। जैसे अभी हमने बात करी हरियाणा की HPSC लेता है, तो जब भी कोई भी स्क्रीनिंग एग्जाम होगा तो उसके लिए आप जब भी एलिजिबल होंगे जब आपका नेट क्वालिफाई होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जो हमें फुलफिल करनी है। तो इसके लिए अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो इसके लिए एक ही एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि भी उस स्टूडेंट की मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, वो भी 55% मार्क्स के साथ। आपकी किसी भी स्ट्रीम से मास्टर्स हो सकती है, आप उसी स्ट्रीम का नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमर्स साइड से हैं तो आपकी एमकॉम होनी चाहिए। अगर आपने मास्टर्स संस्कृत से की है, मास्टर्स अगर आपने हम कह सकते हैं म्यूज़िक से करी है, इंग्लिश से की है, हिंदी से की है, किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी साइड से अगर आपने मास्टर्स की है, मास्टर की डिग्री आपकी विद 55 मार्क्स परसेंटेज क्वालिफाई होनी चाहिए। सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी कंडीशन है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर हम एज की बात करते हैं, कि भी इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है। एज लिमिट की बात करते हैं। नेट के एग्ज़ाम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। नेट का एग्ज़ाम कोई भी बंदा दे सकता है, इसके लिए हमारी कोई भी एज लिमिट गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं करी। अगर हम जेआरएफ के लिए बात करें, स्कॉलरशिप के लिए बात करें, अगर आपकी स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए तो जनरल कैटेगरी में 30 ईयर्स तक एज लिमिट डिसाइड कर रखी है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 33 ईयर्स एंड अगर हम एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो उसके लिए है 35 ईयर्स। मींस अगर जेआरएफ आपको क्लियर करना है तो उसके लिए हमारी एक एज लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, लेकिन नेट के लिए कोई भी एज लिमिट फिक्स नहीं है। अब नेक्स्ट हम जो मेन चीज़ आती है वो आती है हमारी एग्ज़ाम पैटर्न। क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है? सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करते हैं तो इसमें 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो जर्नल पेपर होता है, जिसमें हमारे टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का होता है, मीन्स पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है। जैसे मान लो अगर आपने मास्टर्स कॉमर्स से करी है, एमकॉम करी है, आप नेट कॉमर्स देना चाहते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो कॉमर्स से रिलेटेड होगा। अगर आपने मास्टर्स संस्कृत से करी है, आप संस्कृत वाला नेट देना चाहते हैं तो जो आपका सब्जेक्ट होगा वो संस्कृत से रिलेटेड होगा। संस्कृत की जितनी भी बुक्स हैं, व्हाट हैपेंड टू इट, लेट्स सी, तो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहता है सेकंड पेपर। उसके बाद जो टोटल क्वेश्चन हमारे सेकंड पेपर में आते हैं वो आते हैं 100, 2 मार्क्स ईच फॉर 1 क्वेश्चन। उसके बाद ये तो हो गए हमारे 2 एग्जाम। अब कुछ बच्चों को डाउट्स रहते हैं, क्या ये दोनों एग्जाम्स एक ही दिन होते हैं? हाँ, राइट, ये एग्जाम सेम डे कंडक्ट करवाए जाते हैं। एग्जाम का जो टाइप होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मिलेगा, उसके आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। जो इसकी टाइमिंग होती है एग्जाम की वो 3 आवर्स होती है, कॉन्टिन्यूटी में होते हैं। आपको बीच में हाफ एन आवर्स का ब्रेक मिलते हैं, लेकिन आपको अलाउ नहीं होता एग्जाम सेंटर से बाहर जाना। उसके बाद जो एग्जाम का मोड है वो ऑनलाइन है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। जो लैंग्वेज है एग्जाम की वो इंग्लिश एंड हिंदी, बहुत आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस मिलेंगे। इतना क्लियर होने के बाद कुछ बच्चों को अब डाउट्स होता है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, नेट एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इतना मेरे ख्याल से हमें क्लियर है कि भी एक नेट के एग्जाम में 2 आपके पेपर लिए जाते हैं, पेपर 1, पेपर 2, सेम डे दोनों पेपर लिए जाते हैं विदाउट एनी ब्रेक। आप एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। टाइम जो होता है वो आपका 3 आवर्स होता है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कर दिया है गवर्नमेंट ने। जो आपकी लैंग्वेज होती है क्वेश्चंस की, आपको क्वेश्चन इंग्लिश में भी मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे। जो पेपर 1 होता है वो होता है जनरल पेपर, जो सबके लिए कॉमन होता है। उसमें आपका जनरल पेपर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेकेंड जो हमारा पेपर होता है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती।
अब नेक्स्ट हम चलते हैं सिलेबस के ऊपर। अब बच्चों का डाउट है कि फर्स्ट पेपर में कौन से 10 सब्जेक्ट हैं जो आपने कहा है। अभी हमने बात करी पेपर 1 के सिलेबस की, पहले हम बात करेंगे। तो पेपर 1 में जो आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं 10 सब्जेक्ट्स हैं। 10 सब्जेक्ट्स हैं तो इसका मतलब आपके जो 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस में से पर सब्जेक्ट आपके कितने आएंगे? पर सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो 5 क्वेश्चंस। 10 सब्जेक्ट्स, पर सब्जेक्ट 5 क्वेश्चंस। क्लियर? 5 क्वेश्चंस। अब हम उन सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, सेकेंड इज रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड DI मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, फोर्थ रीजनिंग जो नॉर्मल वाली मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, फिफ्थ हमारी लॉजिकल रीजनिंग, सिक्स्थ पीपल एंड एनवायरमेंट, सेवंथ हायर एजुकेशन एंड गवर्नेंस, एट्थ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, नाइन्थ कम्युनिकेशन, 10th इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये 10 सब्जेक्ट्स हैं और हर एक सब्जेक्ट्स में से आपको ईच सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चंस वहां मिलेंगे टोटल। क्लियर? उसके बाद अगर हम पेपर सेकंड की बात करते हैं, जो हमारा सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है। जैसे हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स के बैकग्राउंड से हूं, तो मैंने मास्टर्स कर रखी है एमकॉम के बाद अब जो मेरा सब्जेक्ट है वो है कॉमर्स। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपका पेपर 2 है उसमें जो भी कॉमर्स से रिलेटेड आपका सिलेबस है, NTA की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, UGC नेट की वेबसाइट पे, वहाँ आपको सिलेबस मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग। तो अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं, जैसे कॉमर्स में एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे इसमें आपका अकाउंट्स आएगा, आपकी HRM आएगी, आपकी मार्केटिंग आएगी, एक्स्ट्रा जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। कहने का मतलब है 11 से लेके जो आपने मास्टर्स तक किया है वो सारा सिलेबस ऑलमोस्ट इंक्लूड होता है नेट के सिलेबस में। मींस यहाँ आपके कंसेप्ट क्लैरिटी को चेक किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट अब टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा होगा, अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। नेट को क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए या क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। नेट को क्वालिफाई करने के लिए कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिसाइडेड नहीं है। जैसे अगर हम HTET की बात करें या CTET की बात करें, CTET और HTET में गवर्नमेंट ने 90 मार्क्स का क्राइटेरिया फिक्स्ड है। 150 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है। 150 में से जिस बच्चे के 90 या 90 से अबव आ जाते हैं उसका HTET और CTET क्वालिफाई मान लिया जाता है। मींस वहाँ एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है 90 मार्क्स। क्लियर? लेकिन नेट में ऐसा कुछ नहीं है कि भी कोई भी क्राइटेरिया फिक्स्ड है। नेट की कट ऑफ तैयार की जाती है। यहाँ जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो कट ऑफ के बेसिस पे कट ऑफ तैयार की जाती है। अब हम बात करते हैं ये कट ऑफ कैसे तैयार की जाती है। अगर हम नेट की बात करते हैं, नेट में जितने भी टोटल कैंडिडेट्स हैं, टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड, जितने भी टोटल कैंडिडेट्स एग्जाम के लिए अपीयर हुए हैं उसका हम 15%, टॉप के जो बच्चे हैं, टॉप 15% जो मार्क्स आए हैं जिनके, उन स्टूडेंट्स को उठाते हैं, उनका हम एक कट ऑफ तैयार कर देते हैं, उनका नेट क्लियर मान लिया जाता है। क्लियर है? तो मींस अगर हम बात करें कट ऑफ कैसे तैयार की जाती है, तो जितने कैंडिडेट्स हैं, टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड, उनका टॉप 15% बच्चों को उठा लिया जाता है। जिनकी हाईएस्ट टॉप 15% जिन बच्चों के मार्क्स हैं उनका हम मान लेते हैं नेट क्लियर है। अब जो हमने ये टॉप 15% बच्चे उठाए हैं जिनका हमने नेट क्लियर कर दिया कट ऑफ बेसिस बना के, अब इन टॉप 15% में से अगर हम और टॉप के 15% बच्चे उठा लेते हैं उनका हम क्या मान लेते हैं? JRF क्लियर। क्लियर है? तो अब हमें लगा कि भी अब आपको यहाँ से डिफरेंस और भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि भी नेट और JRF में कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो तो नेट तो है ही है, मतलब आपको नेट क्लियर होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन अगर आपके नेट
वाले बच्चों में भी आप टॉप 15 बच्चों में आते हैं, टॉप 15% बच्चों में आते हैं, तो आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई हो जाता है। मींस आप फेलोशिप के लिए, स्कॉलरशिप के लिए भी क्वालिफाई करते हैं अगर आप कोई भी रिसर्च की डिग्री को कंटिन्यू करेंगे। तो जिन बच्चों का नेट एंड जेआरएफ होता है उनको सिर्फ एक फायदा होता है कि भी जिन बच्चों का, अगर हम बोल रहे हैं नेट प्लस जेआरएफ या नेट एंड जेआरएफ क्लियर है, उनको क्या होता है कि भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो क्वालिफाई है ही है, क्योंकि उनका नेट क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है। जिसका जेआरएफ है मतलब उसका नेट भी क्लियर है। लेकिन उनको साथ में अगर वो रिसर्च की कोई भी डिग्री करते हैं, पीएचडी वगैरह किसी भी यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू करते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी देगी। नेट वालों को अगर वो पीएचडी करते हैं तो कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। नेट और जेआरएफ वाले दोनों ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि वही बच्चे तो जेआरएफ हैं जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है, उसी में से टॉप 15% बच्चों को हमने उठाया एज जेआरएफ। शायद इतना क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आपको अब कोई डाउट नहीं रहा होगा यूजीसी नेट और जेआरएफ को लेके। कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी।